हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सिविल जज 2022 के बारे में। हम जानते हैं कि फ़िलहाल ही एक नोटिफिकेशन आई है जो कि उत्तराखंड सिविल जज के लिए नोटिफिकेशन है एंड टोटल वैकेंसी जो है वो 13 वैकेंसी है। इसकी फुल नोटिफिकेशन मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप चेक करिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो के। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप तो जाके ज्वाइन कर लीजिए एंड उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको सेपरेट वीडियो उसके लिए चाहिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड सिविल जज की स्ट्रैटेजी के बारे में। जो स्ट्रैटेजी होगी हमारी उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस एग्जामिनेशन को लेके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और हम कैसे आगे बढ़ेंगे ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। बिल्कुल यूज़फुल होने वाला है आपके प्रिपरेशन को लेके, और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रेटजी को लेके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन जो होता है ये तो 3 लेवल में होता है, जैसे कि हम जानते हैं प्री, मीन्स एंड इंटरव्यू। जैसे कि हर एक स्टेट जुडिशरी 3 लेवल में एग्जामिनेशन लेती है, वैसे ही हमारा उत्तराखंड भी 3 लेवल में एग्जामिनेशन लेता है। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अंतिम तिथि जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की वो है 20 जनवरी। तो अगर आपने अब तक नहीं भरा है अगर फॉर्म तो जाके जल्दी से भरिए। लास्ट डेट का बिल्कुल इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट डे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका फॉर्म रुक सकता है, इसलिए जल्दी जाके भर दे। और ये मत समझिए कि 13 सीट है आपका होगा या नहीं होगा, आपके लिए 1 सीट ही काफ़ी है, आपको 1 सीट ही चाहिए। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो सोचना ही नहीं है, दोबारा बिल्कुल मत सोचिए। अगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो आप बिल्कुल बैठे। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप नहीं भी बैठ सकते हैं, क्योंकि आपकी जो स्टेट फोकस है उसके लिए प्रिपरेशन करें। और हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपकमिंग बहुत सारी जुडिशरी एग्ज़ाम है 2022 में। आपने देखा ही कि दिसंबर में ही 2 नोटिफिकेशन आ गए, एमपी के और यूके के। इन दोनों के नोटिफिकेशन दिसंबर में ही आ गए। वैसे ही 2022 में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए किस किस स्टेट की आने वाली है, और अगर आपका वो स्टेट फोकस है तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए। मैं बात करी उत्तराखंड की, तो अगर आप उत्तराखंड के बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल भी मिस नहीं करिए, आपके लिए एक ही है। 13 भी ज़्यादा है, आपको एक ही लेनी है। ठीक है, तो लग जाइए। अच्छा, ये जो 13 मैं बोल रही हूँ ये मैं जनरल कैटेगरी को लेके बोल रही हूँ, क्योंकि आई गेस 11 इज़ फॉर जनरल कैटेगरी एंड 3 इज़ फॉर वुमेन, समथिंग लाइक दिस इज़ द टोटल सीट। तो ये देखिए मैंने नोटिफिकेशन ही ओपन कर लिया आप लोगों के लिए कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास जाए ही नहीं। तो टोटल देख लीजिए 13 सीट्स है, जो मैंने बोला था वो सही था। आई वॉज कन्फ्यूज, लाइक 3 इज़ फॉर वुमेन एंड 11 फॉर जनरल सीट्स। तो ये टोटल 11 है एंड 1 सीट्स ये अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर EWS एंड OBC के लिए है। तो बाकी टोटल सीट्स जो है आपकी 13 है टोटल, एंड 3 इज़ फॉर वुमेन, यानी कि वुमेन के लिए 16 हो गई और टोटल जो है 13 है। ठीक है, मैंने नोटिफिकेशन आपको इसलिए दिखा लिया क्योंकि कोई कन्फ्यूज़न ना आ रहे। अब जब नोटिफिकेशन ओपन कर ही लिया है तो मैं 2 चीज़ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बता दूँ। देख लीजिए एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है आपके लिए 20 जनवरी 11:59 तक आप जो है भर सकते हैं एप्लीकेशन। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया लास्ट डेट का इंतज़ार आप बिल्कुल ना करें। एंड जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो आप बैचलर इन लॉ होना चाहिए जो कि इस्टेब्लिश इन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और कोई अदर यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। और आपको हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए।
बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एज जो है आपकी 22 से लेकर 36 साल की उम्र के बीच के आप होने चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा 2 जुलाई 1985 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1999 के बाद की जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए आपकी। तो अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो इस वीडियो का टाइटल है स्ट्रैटेजी यूके की। तो उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आज हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहली चीज़, ये 2 भागों में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पेपर आपका होता है, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो 50 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 जो है 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। 50 एंड 150 मार्क्स। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, आई डोंट लाइक दिस कलर दैट मच, ठीक है। तो येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1 हम देख लेते हैं कि वो हमें क्या बताता है। अब पार्ट 1 जो है आपका, ये हमें बताता है जीके, एंड पार्ट 2 हमें बताता है लॉ, ठीक है। इसमें आपको जीके पूछा जाएगा एंड इसमें लॉ पूछा जाएगा। ये 50 मार्क्स का एंड ये 150 मार्क्स का, ठीक है। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, मैंने वहाँ पे आपको नहीं दिखाया, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफिकेशन पूरी है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। आप देखेंगे कि जीके में हमें बेसिकली पूछा क्या जाता है। तो जीके में जो है उत्तराखंड का ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि ये करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करता है। स्टैटिक जीके भी करते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके वो आता है जो करंट से ही रिलेटेड हो, जो भी करंट में कोई घटनाएं हुई है ना, उन्हीं से ये स्टैटिक जाके पूछते हैं। और इनके सिलेबस में भी स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ये क्वेश्चन जो आपसे आएंगे ना, वो आएंगे करंट अफेयर से, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ का होगा, इंडिया का होगा और वर्ल्ड का होगा। ये दोनों ही करंट अफेयर पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिकली जो होंगे ये लीगल अफेयर्स होंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ लीगल अफेयर से वो कन्फाइंड नहीं है, वो एक्स्ट्रा भी आपसे कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन लीगल अफेयर तो आप जान के रखो ये आपकी आएगी ही, ठीक है। तो इंडिया और वर्ल्ड में जो भी लीगल रिलेटेड कोई अपॉइंटमेंट हुई है या कोई का रेजिग्नेशन है, किसी को टर्म पूरे होने से पहले ही निकाल दिया गया है, या कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ से आपके सवाल पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल लॉ से, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ आएगा आपका, उसमें बेसिकली न्यूट्रलिटी का जो कंसेप्ट है वो आएगा आपका, आ सकता नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में ही मेंशन है कि आएगा। रिसेंट लेजिस्लेशन जो भी डेवलप हुए हैं, ये सब से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अभी फार्म लॉ जो था, फार्मर लॉ, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, भले ही उसको जो है हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। जितने भी नए लेजिस्लेशन है, जितने भी पुराने लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर कोई अमेंडमेंट आई है, इससे रिलेटेड कोई चेंज आया है, अभी आपको पता ही होगा EWS का मैटर चल रहा है, हियरिंग भी थी, कल हियरिंग थी EWS के मैटर की। तो इसमें इन्होंने बोला कि 8 लाख का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो फिजिबल क्राइटेरिया है, तो अभी तक के लिए 8 लाख को ही मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। तो ऐसी जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है, जो भी रिसेंट प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, जो भी प्रेसिडेंट ली जाती हैं, कुछ लॉ में चेंजेस आए हैं, कुछ प्रेसिडेंट में चेंजेस आए हैं, जो भी डेवलपमेंट है लॉ, आपको जानना पड़ेगा कि ये सिविल जज की पोजीशन है, तो डेवलपमेंट लॉ की डेवलपमेंट जो है उसके सवाल ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बट ये कन्फाइन नहीं कर रहे हैं अपना सिलेबस की इतना ही आएगा, इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात है कि इसकी तैयारी कैसी की जाए। तो इसकी जो तैयारी है ना, पेपर 1 की तैयारी, और हाँ, जो स्टैटिक जीके का जैसे मैंने आपको बताया, जो करंट अफेयर हो रहे हैं ना, इससे रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक्स चीज़ है ना, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के आपके चांसेस हैं। अब बात आती है कि इसकी तैयारी हम कैसे करें। अब देखिए, आपके डेट अभी तक नहीं है, नोटिफिकेशन में कभी इन्होंने डेट का जिक्र नहीं किया है कि एग्जामिनेशन कब होगी, जल्दी ये निकालेंगे। बट अभी ओमिक्रॉन का जैसे आप देख सकते हैं कि कंडीशन ख़राब चल रही है,
तो अभी आपको थोड़ा टाइम तो मिलेगा, अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी तैयारी करो कि आपका मिस नहीं होना चाहिए। सीट्स कम है, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, तो जम के तैयारी करें। आप अपनी तरफ से 110% दीजिए, रिजल्ट ज़रूर आपके फेवर में आएगा। ठीक है, अब आज है 7 जनवरी। ठीक है, मैं जो आपके लिए स्ट्रेटेजी लाई हूँ ना, वो 10 जनवरी से है। ठीक है, 10 जनवरी से आपकी स्ट्रेटेजी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि 3 दिन हैं आपके पास। आप 10 से जो है इसको स्टार्ट कर सकते हो, 10 जन से। अब जीके जो है, जीके एक दिन की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आपको 1 साल का करंट अफेयर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 50 मार्क्स का करंट अफेयर्स या 50 मार्क्स के जीके आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी कम वेट नहीं रखता है, अच्छे मार्क्स है। आपका जीके पे कमांड होना चाहिए। लॉ के बच्चों का जो है लॉ पे कमांड तो होता है, लेकिन जीके, इंग्लिश, लैंग्वेज पेपर्स पे कमांड नहीं होता। अगर इस पार्ट में आपने कमांड कर लिया तो आप दूसरे कैंडिडेट से एज पालोगे, आप जो है आगे रहोगे उनसे। तो ये बिल्कुल अच्छे से करिए। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है पिछले 1 साल का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी आपका टाइम एग्ज़ाम जो है डिले होगा थोड़ा ओमिक्रॉन की वजह से। तो मैगज़ीन उठाइए, मंथली मैगज़ीन उठाइए, या तो 6 मंथ की मैगज़ीन आती है वो उठाइए और उसको पूरा पढ़िए। ठीक है, इसको पूरा पढ़िए। उसके बाद इसके साथ साथ जो है आप यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो है ना, वो मंथली एमसीक्यूज़ निकालते हैं करंट अफेयर्स पे, या तो फिर ये एमसीक्यू बेसिस पे नहीं, एक थ्योरी क्वेश्चन बेसिस पे भी निकालते हैं। बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो थोड़े ऑथेंटिक हैं, उसको यूज़ कर लीजिए। जैसे स्टडी IQ है, और भी कुछ हैं, वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो सारी यूज़ कर लीजिए, एंड जीके इससे हो जाएगा। आप डेली रिवाइज कीजिएगा तो दिमाग में भी वो कहीं ना कहीं बैठ जाता है, और जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हो, ऑप्शन देखते हो, आपके दिमाग में क्लिक करता है, आपको याद आ जाता है। तो अगर आप मैगज़ीन करते हो, यूट्यूब चैनल देखते हो, इसके अलावा जो है आपको घटना चक्र की आती है, MCQ की बुक आती है। ठीक है, वो सॉल्व कर लीजिए, करंट अफेयर की वो सॉल्व कर लीजिए, तो आपका MCQ भी हो जाएगा। देखिए कितना आपको आता है। तो इन तीनों चीज़ से ना आपके करंट अफेयर सफाइज हो जाएंगे। और ये याद रखिएगा, ये रेगुलर बेसिस पे करना है आपको। 10th से लेके जिस दिन तक एग्ज़ाम होता है उस दिन तक रेगुलरली। एंड न्यूज़पेपर आपको, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आज से स्टार्ट कर दीजिए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। एंड इन एडिशन टू दिस ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आप करिए। अब आइए, करंट अफेयर तो हो गया हमारा। स्टैटिक जीके के लिए क्या करें? स्टैटिक जीके के लिए जो है ना, आप लूसेंट ले सकते हैं। लूसेंट आती है हमारी, उसमें जो लास्ट पेज होता है ना, लास्ट कुछ पेजेस होते हैं, उसमें मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस क्वेश्चन है बहुत सारे, कि फर्स्ट जो है हर चीज़ में, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट महात्मा गांधी कब आए थे इंडिया में, इन्होंने नमक आंदोलन कब किया था, ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लीगल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूके में, लेकिन लीगल उन्होंने सिलेबस में लिखा है कि वो कन्फाइन नहीं करते हैं, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको देखना ही है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड थोड़े बहुत और भी क्वेश्चंस जो हैं आप रिसेंट ट्रेंड से देख सकते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आएगा। एंड इन सब चीज़ों से आप लूसेंट में उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैटिक जीके भी उससे ही आएगी आपको, जहाँ करंट अफेयर जो है उस रिलेटेड कर रहा है, उसी से आपको स्टैटिक जीके आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ बिल्कुल सॉल्व करिए, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि रिसेंट ट्रेंड क्या है, और उस हिसाब से पढ़िए। मैं भी आपको निकाल के दिखा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये एक्सरसाइज आप खुद करें। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब जो है, ये तो हो गई हमारी जीके की पार्ट। ये आपको 10th से लेके 10th जनवरी से उस दिन तक करना है जिस दिन आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट तक ये जो है आपको करना है लगातार। जीके एक दिन की चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। अब आएंगे हम पार्ट 2 पे, जो कि है लॉ का पार्ट 2। ये 150 मार्क्स का आता है हमारा मेजर। ठीक है, अब इसमें बहुत कम सिलेबस है आपका, बस मेजर लॉ है,
अगर आपने कहीं और की भी तैयारी की है, इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है तो बिल्कुल बैठिए इसमें। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, ठीक है। दूसरा जो आपका आता है वो होता है हिंदू लॉ। तीसरा जो है वो मुस्लिम लॉ, ठीक है। अगर आपने अभी हरियाणा या राजस्थान में बैठा था तो ये सारी चीज़ें आपने की ही होगी। फिर आपका पूछा जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर आपसे पूछा जाएगा सिविल प्रोसीजर कोड, फिर आपसे पूछा जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड देन आपसे पूछा जाएगा आईपीसी। अब अगर आपने हरियाणा या राजस्थान में अपीयर हुए थे तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, ठीक है। अब ये जो है टीपीए ये था आपके राजस्थान में, ये हरियाणा में नहीं था। और जो है बाकी सारी चीज़ें जो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ हरियाणा में था, राजस्थान में नहीं था, और बाकी जो है वो दोनों में ही कॉमन था। अब एक पॉजिटिव बात आपको ये है कि आपकी सारी चीज़ें पढ़ी हुई है अगर आपने उन दोनों स्टेट में अपीयर किया था, और कोई भी लोकल लॉज नहीं आ रहे हैं, ये एक गुड पार्ट है, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आपको रिवाइज करनी है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आपके पास सफिशिएंट टाइम। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट मेजर ही हैं। आप टीपीए को, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को माइनर समझ सकते हो, बाकी तो सारे ही मेजर है, तो सबको आपको ऐसे लेके चलना पड़ेगा। अब क्या है, एक एक सब्जेक्ट उठाओ। सबसे पहले जो है बड़े सब्जेक्ट उठा सकते हो, सीआरपीसी उठा लो। 7 डेज में सीआरपीसी कंप्लीट करनी है, 7 डेज में कंप्लीट करनी है, 2 दिन रिवाइज कर रख लो, यानी कि 9 डेज, ठीक है। 7 डेज में आप पूरा बेयर एक्ट जो है थोरोली पढ़ोगे। जो इम्पोर्टेंट केस लॉ ज़्यादातर सीआरपीसी में नहीं है, जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन कुछ केस लॉज हैं, जैसे आपके 154 में ललिता कुमारी का केस है। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जो लैंडमार्क है, वो आपको देखने हैं। ये आपके 7 दिन में हो जाएंगे, 2 दिन में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा सीआरपीसी कंप्लीट। फिर इसके बाद हम उठाएंगे सीपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट उठा लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट ये बिल्कुल ही छोटा एक्ट है, सीआरपीसी के बराबर नहीं है, इसके लिए हम लेंगे 5 दिन, ठीक है। और इसके लिए भी 2 दिन के लिए रिवाइज रखते हैं, आप अच्छे से थोरोली रिवाइज कर लो। टोटल 7 डेज, ठीक है। फिर जो है ये हो गई टोटल आपकी 16 डे की स्ट्रैटेजी। फिर जो थर्ड में आप लोगे हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ को साइमल्टेनियसली उठाओ, ठीक है। ये दोनों जो है थोड़े आपके ट्रिकी हैं, क्योंकि मुस्लिम लॉ का कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है। आप हिंदू लॉ के लेजिस्लेशन हैं, छोटे छोटे हैं, बट इन दोनों को आप साथ में उठा सकते हो। एंड इसके लिए भी आप 7 डेज लो। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है हरियाणा के लिए, अगर नहीं भी पढ़ा, आप उत्तराखंड के हो तो आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा तो 7 डे इज़ सफिशिएंट। एंड इसके लिए भी आप 2 दिन के लिए रिवाइज कर लो, तो टोटल हो गया आपका 9 डेज। अगर आप 9 डेज, ऐसा भी अगर आप 7 डेज में नहीं कंप्लीट कर पाते तो 1 दिन एक्स्ट्रा ले लो और 1 दिन रिवाइज कर लो, तो टोटल आपका हो गया 9 डेज में हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ कंप्लीट। इसके बाद टोटल 25 डेज हो गए और हमारे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम उठाएंगे अपना 5th सब्जेक्ट, जो कि है आईपीसी। दिस इज़ 5, ठीक है। आईपीसी उठाएंगे हम, इंडियन पीनल कोड। ये बड़ा लेजिस्लेशन है, 511 सेक्शन है, तो इसके लिए भी हम 7 डेज देंगे, लेकिन ईजी है। बहुत सारे प्रोविज़न जो है 1 लाइनर है, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया तो आपके लिए और आसान है। 2 दिन रिवाइज ले लीजिए, आपका टोटल हो गया 9 डेज, ठीक है। अब जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैं आपको इतना इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके पास मिनिमम 2 मंथ्स तो अभी हैं ही हैं, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जब फर्स्ट रीडिंग करें ना तो थॉरोली करें, कुछ भी मिस ना करें। सेकेंड रीडिंग जो है हम फास्ट करेंगे। आप जैसे ही फर्स्ट रीडिंग जो है आप ख़त्म कर लेते हो, मैं फिर से लेकर आऊँगी आपकी सेकेंड रीडिंग की स्ट्रैटेजी। मैंने आपकी एमपी की भी 1 जनवरी से स्ट्रैटेजी बनाई, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आपने देखा नहीं है वो वीडियो तो जाइए और देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो ये भी हमारी 9 डेज़ की हो गई, ठीक है। टोटल हमारा हो गया 25 + 9, तो हमारा हो गया 34 डेज़। 34 डेज़ की स्ट्रेटजी अब तक हो गई है,
ठीक है। इसके बाद जो हम उठाएंगे, अभी हमारा 2 सब्जेक्ट बच रहा है, सीपीसी बच रहा है एंड टीपीए बच रहा है। तो पहले हम उठाते हैं सीपीसी। अब तक हमारे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि सीपीसी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है इसलिए, लेकिन हमने काफ़ी सब्जेक्ट कवर कर लिया तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। हम इसको एक दिन ज़्यादा दे देते हैं, 8 डेज दे देते हैं, ठीक है। 8 डेज दे देते हैं, इतनी लगती नहीं है। सेक्शंस जो काफ़ी इजी हैं, ऑर्डर्स थोड़े लेंदी है, लेकिन जैसे जो ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है, जैसे ऑर्डर 21, उसके सारे प्रोविज़न हमें नहीं देखने हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स देखने हैं। लेकिन एक बार रीडिंग तो आप लगा ही लीजिएगा, क्योंकि आजकल सवाल आने लगे हैं अंदर से भी, तो कुछ भी हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि हमें सीट बिल्कुल मिस नहीं करना है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 2 दिन रिवाइज करने का रख लीजिए, तो टोटल हो गए आपके 10 डेज़, ठीक है। 10 डेज़ यहाँ पे हो जाते हैं आपके। फिर जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचता है ना, वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि टीपीए, ठीक है। अब ये जो है एक माइनर सब्जेक्ट में आता है, लेकिन आप इसको या मेजर सब्जेक्ट कवर करके 5 डेज़ ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम थोरली पढ़ेंगे प्लस 2 दिन का रिवाइज करेंगे। तो ये टोटल हो गया 7 डेज़ की स्ट्रेटजी, ठीक है, 7 डेज़ की। तो यहाँ हमने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए और टोटल टाइम जो हमें लगा इन सारे सब्जेक्ट को कवर करने में वो है 51 डेज़। हमारे पास फिर भी जो है 2 महीने में हमारे होते हैं 60 डेज़, हमारे पास 9 डेज़ एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 9 डेज़ में अगर आपकी कुछ आगे पीछे हो जाती है, कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, कभी कभी हमें होता है, कुछ भी हो सकता है, शादी वगैरह आ रही है और भी कुछ हो सकता है, तो वो आप कवर कर सकते हो इन 9 डेज़ में। तो ये टोटल जो है 2 महीने में आप कवर कर लोगे पूरा सिलेबस, ठीक है। और अगर आप ये 9 डेज़ में नहीं करते हो तो पूरे फरवरी एंड तक आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी मैंने 10 जनवरी से स्टार्ट किया ये स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो आपके पूरे ख़त्म हो जाएगा फरवरी तक ये, और बिल्कुल ये फरवरी एंड तक है। और इतनी तो मैं गारंटी आपको दे सकती हूँ कि फेब एंड तक आपका नहीं आएगा, कुछ भी आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है फेब एंड तक। आगे भी जाएगा, मार्च या अप्रैल में जाएगा, तो जो भी एडिशनल डेज बचेंगे उसमें हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। मल्टीपल रिवाइज़ करेंगे जितने भी दिन बचेंगे उसके अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ आपको जीके लेके चलना है डेली के डेली। आप डेली करिएगा ना तो कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्रैक आराम से करोगे, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना, जितना मैंने बोला उतना करिए, यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। एक एडिशनल पॉइंट ये भी है कि जितनी भी सिलेबस आपको मैंने बताया ना उत्तराखंड में आते हैं, ये सारे एमपी में कवर होते हैं, यानी कि एमपी का ना बड़ा सबसेट है, उत्तराखंड छोटा है। अगर आपने उत्तराखंड कवर किया एमपी के लिए तो सारे ही बेनिफिशियल है, सारे यूज़फुल है। वैसे ही अगर आपने एमपी किया तो उत्तराखंड तो आएंगे ही, लेकिन जीके का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है उत्तराखंड में एमपी से, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बस ये है। बाकी लॉ पेपर तो सारे ही कवर हो रहे हैं आपके, तो आप दोनों में ही बैठ सकते हो, ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी कवर कर दिया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं आपको रिमेम्बर करा दूं कि हमारी एमपी की लोकल लॉस की सीरीज़ भी आने वाली है जल्दी, तो स्टे ट्यून विथ आवर चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।